नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को, उनके भाषण को सुनने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आदमी को इतिहास की किताबों में जाकर फैक्ट चेक करना पड़ता है। ये होता है, सामान्य तौर पर होता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को सुनने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जनरल नॉलेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताबों को फिर से खोलना होगा कि कहीं हमने गलत तो नहीं पढ़ लिया। दरअसल अमित शाह कई बार अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी और इस देश की सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बयान ऐसे हैं, कभी स्लिप ऑफ टंग के रूप में, तो कभी एक रणनीतिकार के तौर पर गृह मंत्रालय की भूमिका से इतर, या गृह मंत्री और भाजपा के मुख्य रणनीतिकार, इन दोनों भूमिकाओं को साझा तौर पर निभाते हुए जो बयान वो देते हैं, वो स्लिप ऑफ टंग से आगे चला जाता है। एक स्पीच उनकी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को कथित तौर पर भ्रष्ट कह दिया था। खैर, वो स्लिप ऑफ टंग था। लेकिन पश्चिम बंगाल में जाकर उन्होंने जो कहा है, उससे इस देश के लोगों का यूं कहें कि माथा ही भन्ना गया है कि आखिर अमित शाह बोल क्या रहे हैं, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दो तीन बातें एक साथ सामने आती है और कैसे अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लिया, भारत सरकार के गृह मंत्रालय को ही कटघरे में खड़ा कर लिया। यह सवाल आज की तारीख में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। अमित शाह के जिम्मे गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय के अधीन जो सबसे महत्वपूर्ण काम होते हैं वो क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा, पैरामिलिट्री और राजभाषा, क्षेत्रीय परिषदें, यही गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय के अधीन जब आंतरिक सुरक्षा और पैरामिलिट्री है, तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सारी चीजें गृह मंत्रालय के अधीन है। ये सारे सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, सब गृह मंत्रालय के अधीन है। दूसरी बात ये उठती है, आपने सुना होगा कि पेट्रोल पंप पर कुछ पेट्रोल पंप वाले बेईमानी करने के लिए मिलावट वाला पेट्रोल देते हैं। तो पेट्रोल में आपने सुना होगा कि केरोसिन तेल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में किरासन तेल कहते हैं, तो पेट्रोल में किरासन तेल मिक्स कर दिया जाता है और इस तरह के आरोप लगते हैं। कई बार जांच में पकड़े भी जाते हैं ऐसे पेट्रोल पंप वाले। लेकिन आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि किरासन तेल में पेट्रोल मिक्स किया जाता हो। जो किरासन तेल जो घरों में सप्लाई के लिए पीडीएस वाले बेचते हैं, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि उसमें पेट्रोल मिक्स किया जाता हो। और मिक्स किया भी जाएगा तो कैसे किया जाएगा? किरासन तेल में ज्यादा मुनाफा के चक्कर में किरासन तेल से सस्ती जो चीज होगी वो मिक्स किया जाएगा। महंगी चीज भला कैसे मिक्स किया जाएगा? ये मेरी समझ से परे है। अगर ये अर्थशास्त्र अमित शाह जी देश को पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम पूरे देश के सामने एक व्हाइट पेपर के रूप में लाना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। तीसरी बात, वो दीमक किसे कह रहे हैं और उनके दीमक कहने का आशय कहीं गुजरात के लोगों पर भी तो वो सीधे सीधे आरोप नहीं लगा रहे हैं। कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब तीन सवाल मैंने उठाए कि कैसे उन्होंने गृह मंत्रालय की भूमिका में मुझे अपना जनरल नॉलेज और लोक प्रशासन की समझ को फिर से पढ़ने पर विवश कर दिया। मैंने किताबें भी खोली, गूगल भी किया। उनकी स्पीच देखने के बाद भी अब गूगल करना पड़ेगा, ये स्थिति अब बनती जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो कहा है कि उनकी सरकार राज्य में बनेगी तो बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को रोकेंगे, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना उन्होंने दीमक से की है। अब यही ये तीनों सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये जो मैंने आपको बताया कि आखिर पेट्रोल में केरोसिन तेल तो मिक्स किया जा सकता है, केरोसिन तेल में पेट्रोल मिक्स नहीं किया जा सकता। और ये बात मैंने क्यों कहा? बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ऊपर हो गई है, 1.5 गुनी है लगभग। कभी वो दौर था कि भारत की मदद से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, कभी वो दौर था कि बांग्लादेश बेहद गरीब राज्य था, वो गरीब देश था। आज की स्थिति में बांग्लादेश भारत से बहुत आगे निकल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के लोग भारत क्यों आएंगे?
आदमी अपने से कमजोर से कैसे आर्थिक मदद मांगेगा? ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए पैदा होता है कि स्कूटर पर चढ़ने वाला आदमी मारुति पर चढ़ने वाले व्यक्ति से, स्विफ्ट डिजायर पर चढ़ने वाले आदमी से उधार कैसे मांग सकता है? बांग्लादेश का आदमी भारत में आज की तारीख में घुसपैठ करके आता होगा? मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि कोई घुसपैठ कहीं करता है वही करता है जहां उसे रोजी रोजगार की उम्मीद होती है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में हर घंटे, यूएस सीबीपी की रिपोर्ट कहती है कि हर घंटे 10 भारतीय पकड़े जाते हैं अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए, मैक्सिको और कनाडा की तरफ से, और उन 10 में 5 भारतीय हैं। तो कहने का मतलब यह है कि घुसपैठ कोई वही करता है या करने की कोशिश करता है जिसकी अर्थव्यवस्था उससे बेहतर हो और वहां उसे बेहतर जीवन शैली की उम्मीद हो। यहां से ज्यादा कमाई प्रति व्यक्ति बांग्लादेश में है, तो वो भला अब क्यों आएंगे? मुझे नहीं लगता, पहले कभी आते होंगे, पकड़े भी गए थे लोग पहले। पुराने समय के घुसे हुए लोग हो सकता है अभी भी पकड़े जाए। और अब अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश से भारत आ रहा हो तो सबसे पहले उसकी मानसिक अवस्था की जांच भी होनी चाहिए कि भाई वो आ क्यों रहा है। बिहार के लोग कमाने, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग कमाने के लिए तमिलनाडु जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, महाराष्ट्र जा सकते हैं, सूरत जा सकते हैं, लेकिन कोई सूरत का आदमी, कोई मुंबई का आदमी, कोई कर्नाटक तमिलनाडु का आदमी, कोई पंजाब का आदमी कमाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार भला जाएगा तो लोग उसकी मानसिक अवस्था का टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो एक तो गृह मंत्री जी के बयान से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई अभी घुसपैठ होती है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है, उन्होंने कहा सत्ता में आएंगे तो घुसपैठ रोकेंगे। पहली बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और हमारे सुधी दर्शकों को यह बात पता भी होगी, कि बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं होती। राज्य सरकार सहयोगी की भूमिका में जरूर होती है। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों, बीएसएफ जैसी एजेंसियों की है, जो सीधे अमित शाह जी के अधीन है। बीएसएफ हो गया, सीक्रेट सर्विस ब्यूरो भी कई जगह, एसएसबी भी लगाया गया है, कई जगह सीआरपीएफ का भी इस्तेमाल होता है, कई जगह आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का भी इस्तेमाल होता है अलग अलग बॉर्डर पर, और ये सब के सब अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि अमित शाह ने कहा कि राज्य की सत्ता में आएंगे तो रोकेंगे। भाई तो अभी क्या कर रहे हैं? आपके पास सारी सिक्योरिटी है, अभी आप कर क्या रहे हैं? अभी आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मुझे लगता है कि कम से कम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से गृह मंत्री जी को जरूर एक बार पूछ लेना चाहिए कि अरे भाई बीएसएफ किसके अंडर में काम करती है, आईटीबीपी किसके अंडर में काम करती है, सीआरपीएफ किसके अंडर में काम करती है, एसएसबी किसके अंडर में काम करती है। ये सारी बातें एक बार गृह मंत्री जी को मंत्रालय के अधिकारियों से पूछ लेना चाहिए, तभी जाकर बयान देना चाहिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि गृह मंत्रालय अपने ही मंत्रालय के कामकाज के मामले में बेहद ही कम जानकारी रखते हैं। एक छोटा उदाहरण, व्यक्तिगत रूप से मैं उस उदाहरण में मैं प्रत्यक्षदर्शी था, इसलिए आपको दे रहा हूं। 2014 में जब सीसेट का आंदोलन चल रहा था, तब छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल, अभी बमुश्किल से 1-1.5 महीने मंत्री बने हुए थे, डीओपीटी मंत्री बने हुए थे एक मंत्री जी के, वो कार्मिक मंत्री बने थे। और जब हम छात्रों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, मैं भी उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था, तो मंत्री जी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। मंत्री जी ने कहा कि मुझे तो आज पता चला कि यूपीएससी उन्हीं के मंत्रालय में आती है। तो इतना तो उम्मीद मुझे है कि कम से कम डीओपीटी मंत्री जो उस वक्त के थे, 2014 में जब नए नए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त के जो डीओपीटी मंत्री थे, उनसे बेहतर सामान्य ज्ञान और उनसे बेहतर अनुभव और मंत्रालय की कार्यशैली की समझ अमित शाह जी को जरूर होगी। वो गुजरात में भी गृह राज्य मंत्री रहे हैं, देश में भी गृह मंत्री हैं, तो ये उम्मीद मैं नहीं कर सकता कि वो डीओपीटी मंत्री की तरह होंगे जिनको ये पता भी नहीं होगा कार्यभार संभालने के बाद, कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी नहीं पता होगा कि यूपीएससी उन्हीं के मंत्रालय में। अमित शाह जी को जरूर पता होगा कि बीएसएफ उनके अधीन काम करती है, उन्हें जरूर पता होगा कि सीआईएसएफ
आईटीबीपी और एसएसबी, सीआरपीएफ सब उनके अधीन काम करती है। फिर वो सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी को रोकने के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं कि राज्य में सरकार बनेगी तब रोकेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा सवाल, घुसपैठियों को उन्होंने दीमक कहा है। तो सवाल यह है कि हर घंटे जो 5 गुजराती, औसतन 5 गुजराती अमेरिका में घुस रहे हैं, क्या ये दीमक शब्द उनके ऊपर भी लागू होता है? क्या वो अपने गृह राज्य के लोगों को दीमक कह रहे हैं? कई सारे सवाल एक साथ आकर नत्थी हो गए हैं। पहला सवाल कि क्या उन्हें मंत्रालय, अपने डिपार्टमेंट की ताकत का एहसास नहीं है? दूसरा सवाल कि क्या वाकई बांग्लादेश से अब भी घुसपैठ होती है, जहां की अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर भारत से 1.5 गुना लगभग बड़ी हो गई है? तीसरा सवाल, यदि बांग्लादेश से कोई कथित घुसपैठ भारत में हो रही है, अभी भी हो रही है, और कथित हम क्यों कहें, गृह मंत्री कह रहे हैं, तो हो ही रही होगी। तो जब बांग्लादेश से घुसपैठ करके आने वाले लोग दीमक हो सकते हैं, तो फिर अमेरिका में घुसपैठ करने वाले भारत के लोग, उसमें भी जो आधे गुजराती है, एक साल में 90,000 भारतीय और लगभग 45,000 गुजराती, क्या वो भी दीमक हो गए? कई सारे सवाल अमित शाह के बयान के बाद खड़े हो गए कि क्या महाराष्ट्र चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी पलीद करवाने में चाणक्य समझे जाने वाले सबसे मुख्य रणनीतिकार अपनी तरफ से बड़ी भूमिका का निर्वाह करेंगे? ममता बनर्जी से आपकी चुनावी राइवलरी हो सकती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आमने सामने चुनाव में राइवलरी हो, प्रतिद्वंदिता हो, स्वच्छ प्रतिद्वंदिता हो, स्वस्थ तरीके से प्रतियोगिता हो। लेकिन अब उसके लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर के सवाल, और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सवाल मतलब सीधा सीधा अपने ही मंत्रालय पर, यानी खुद पर सवाल खड़ा कर लेना। ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देख करके लगता है कि या तो इस देश की आम जनता को गृह मंत्री जी ने समझ लिया है कि उन्हें कुछ नहीं आता, बस चुनावी सभाओं में जाकर के भारत माता की जय अमित शाह जी नारा लगवाते हैं। तो क्या इस देश की जनता को समझ लेते हैं कि भारत माता, हे भारत माता, हमें कुछ नहीं आता, इसीलिए हम कुछ भी बोल देता और जनता उसे सब सुन लेता? जिम्मेदारी आपकी कि घुसपैठ रोके, डिपार्टमेंट आपका, अधिकार आपके, और घुसपैठियों की समस्या से निपटने के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हो गई। हेमंत सोरेन को उत्तर प्रदेश की सभा में जिम्मेदार कह दिया गया था। लालू यादव को, कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बता दिया गया था। और जब यही लोग जिम्मेदार हैं, तो 10 साल 5 महीने से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में है, यानी कुल जमा 125 महीने से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में है। तब घुसपैठ की समस्या क्यों नहीं रुक रही है? इस कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है और उसके पहले आरोप प्रत्यारोप की दिशा इतनी नीचे चली जाएगी कि तथ्यों को एक तरफ किनारे रखकर गृह मंत्री के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग अपनी ही मंत्रालय की मिट्टी पलीद करवाएंगे? याद कीजिए वो भाषण, 2019 में विधानसभा चुनाव हो रहा था झारखंड में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां गए थे। उन्होंने कहा था कि यदि इरफान अंसारी जीतेगा, गोड्डा में जाकर कहा था, तो राम मंदिर कैसे बनेगा। इरफान अंसारी जीते। झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से जो चंद कैंडिडेट जीते, उनमें से एक इरफान अंसारी थे। बलवाइयों की पहचान कपड़े से होती है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कपड़ों से ही पहचान हो जाती है। वो भी देखिए क्या नतीजा आया चुनाव का। और दिल्ली में क्या कहा गया, शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है। ये सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर इस तरह की बातें जब करते हुए नजर आते हैं, तो फिर लोकतंत्र का वो सुनहरा दौर भी याद आता है, जब इस देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को, अन्ना हजारे को, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके आंदोलन को देखते हुए कि मैं अन्ना हजारे को सैल्यूट करता हूं। योगा करने के नाम पर रामलीला मैदान में योगा शिविर बुला लेना
और फिर वहां पर जब पुलिस पहुंचे तो महिलाओं के वस्त्र पहनकर, सलवार समीज पहनकर भागने की कोशिश करने में एक बाबा पकड़े गए थे। लेकिन रामदेव ने जो भी किया, लेकिन अन्ना हजारे ने तो जो आंदोलन किया था घोषित तौर पर मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ किया था, भ्रष्टाचार को लेकर के। जनता को लोकतंत्र में राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार, यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती माना जाता है। और उस खूबसूरती का खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल अन्ना हजारे और उनकी टीम ने मनमोहन सिंह के खिलाफ किया था। लेकिन मनमोहन सिंह ने तब सरेआम मीडिया के सामने कहा था कि मैं अन्ना हजारे को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने सहयोग नहीं, प्रयोग और कपड़ों से पहचान जैसी बात, और हम सत्ता में आएंगे तो इन लोगों को रोक देंगे, ऐसी बातें नहीं कही थी। लेकिन आज जब अमित शाह का बयान मेरे सामने आया, मैंने उस बयान को कल भी देखा था, आज मैंने पूरा उसका डिटेल देखा कि उन्होंने बोला क्या है। घुसपैठिए दीमक है, तो यही दीमक क्या अमेरिका में भी घुस रहे हैं? जो इस देश के अंदर से जो लोग जा रहे हैं, क्या उन्हें दीमक कहने का साहस रखते हैं अमित शाह? और क्या वाकई इतनी बड़ी घुसपैठ हो रही है? अपने से बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका बांग्लादेश से इतनी बड़ी घुसपैठ हो रही है? और यदि हो रही है तो ममता बनर्जी कैसे जिम्मेदार हो गई? और ममता बनर्जी जिम्मेदार है तो बांग्लादेश से बॉर्डर तो हेमंता बिश्व शर्मा के राज का भी लगता है। वो तो राजकाज छोड़ के झारखंड में रांची में बैठे हुए हैं, चुनाव करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट वहां सुधारने में लगे हुए हैं। बहुत अजीब स्थिति है इस देश में, एक ऐसी अजीब स्थिति जिसमें जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देने में सारी सीमाओं को लांघते हुए नजर आते हैं। और जनता का एक बड़ा हिस्सा ताली बजाने में भी यकीन रखता है और थाली बजाने में भी यकीन रखता है। शायद यही अमृतकाल है। और इसी अमृतकाल में 2014 में आजादी मिलने की बात करने वाले लोग संसद की शोभा भी बढ़ाने पहुंच जाते हैं। आनंद लीजिए इस अमृतकाल का, और इस तरह के बयानों को सुनने के बाद कम से कम किताब कॉपी जरूर पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ना छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।